ओके गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th फिजिक्स लेसन नंबर 2 का वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कैन यू रिकॉल, क्या आप रिकॉल कर सकते हैं? यू मस्ट हैव ब्लॉन सोप बबल्स इन योर चाइल्डहुड। आपने ज़रूर ही सोप बबल के बुलबुले को फूका होगा जब आप बच्चे थे। वॉट इज़ देयर शेप, उसका शेप कैसा था? वाई डज द ग्रिज्ड रोजर ब्लेड फ्लोटेड ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर, जो दाढ़ी बनाने का ब्लेड होता है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है? वाई कैन अ वाटर स्पाइडर वॉक कंफर्टेबली ऑन द सरफेस ऑफ अ स्टील वाटर, क्यों पानी वाला मकड़ी पानी के सरफेस के ऊपर आसानी से ट्रैवल कर सकता है? वाई आर फ्री लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ अ बबल ऑलवेज स्पेरिकल इन शेप, जो भी गिरता हुआ पानी का बुलबुला पानी का जो बूंद होता है वह हमेशा स्पेरिकल शेप में क्यों होता है? इन चारों सवाल के जवाब हैं सरफेस टेंशन के कारण। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। साबुन का सरफेस टेंशन के कारण ही हमें उसके बबल्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। वाटर का सरफेस टेंशन उस ब्लेड को अपने ऊपर बनाए रखता है। ओके, सो इन चारों सवाल के जवाब है सरफेस टेंशन। तो चलिए हम शुरू करेंगे सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। अ लिक्विड एट रेस्ट शो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड सरफेस टेंशन। जो पानी रुका हुआ होता है उसके पास बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। यू हैव सीन दैट वाटर स्पाइडर वॉक ऑन अ वाटर surface of a steady water, grace needle float on a steady water, a surface of water, raindrop and soap bubbles always take spherical shape, etc. All this phenomena arise due to the surface tension. तो ऊपर बताए हुए सारे कारण क्यों होते हैं? सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। सरफेस टेंशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। चलिए देखेंगे, क्या आपको पता है? When we write on a paper, the ink स्टिक्स ऑन द पेपर। जब भी आप पेन से पेपर के ऊपर लिखते हो तो जो इंक है वो पेपर के ऊपर चिपक जाता है। व्हेन टीचर राइट ऑन अ बोर्ड, चॉक पार्टिकल्स स्टिक टू द बोर्ड। जब भी टीचर चॉक से बोर्ड के ऊपर लिखता है तो क्या होता है? जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के ऊपर चिपक जाते हैं। Mercury is a glass container does not wet its surface while water in a glass container wet it. मर्क्यूरी अगर किसी ग्लास के कंटेनर में रहेगा तो वो ग्लास के सरफेस को गीला नहीं करेगा, लेकिन जो वाटर अगर है कंटेनर में तो वो दीवार को गीला करेगा। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम देखेंगे, क्योंकि देखिए मर्क्यूरी का जो सरफेस टेंशन होता है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, इसके लिए वो दीवार को गीला नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ अ सरफेस टेंशन। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ऑल द above observation can be explained on the basis of a different types of the force coming into a play in all this situation. हमने जो ऊपर ऑब्जर्वेशन देखा उसमें अलग अलग प्रकार के फोर्स बाहर आ रहे थे एक ये सारे सिचुएशन में। We will try to understand the effect of this force. अब हम इस फोर्स के इफेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड देयर रिलेशन ऑन द सरफेस टेंशन इन लिक्विड। और इसका क्या रिलेशन होता है सरफेस टेंशन का लिक्विड में वो देखेंगे। नाउ to understand the surface tension, we need to know some terms in a molecular theory that explain the behavior of a liquid at their surface. अगर हमें समझना है surface tension क्या है तो हमें समझना पड़ेगा कि what is a molecular theory. हमें molecular theory के कुछ terms को देखना पड़ेगा जो explain करेगा behavior of the liquid. molecular theory में सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा 2.4.1 molecular theory of a surface tension. इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं intermolecular force के बारे में। intermolecular force दो टाइप के होते हैं। There are the two types of the intermolecular force. First coercive force and second is the adhesive force. Now सेकंड हम देखेंगे रेंज ऑफ अ मॉलिकुलर फोर्स। मॉलिकुलर फोर्स का क्या रेंज होता है। फिर हम देखेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का स्फीयर क्या होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे सरफेस फिल्म, सरफेस पे कैसे फिल्म फॉर्म होता है। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड देखने वाले हैं। आफ्टर दैट लास्ट सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिकुलर थ्योरी। क्या सरफेस टेंशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिकुलर थ्योरी, ये हम देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं ए इंटरमॉलिकुलर फोर्स। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर जो बना हुआ होता है वो मॉलिक्यूल्स की मदद से बना हुआ होता है। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरमॉलिकुलर फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखिए जो फोर्स है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे या इंटरमॉलिकुलर फोर्स कहेंगे। तो क्या अब मैं डेफिनेशन बना सकता हूँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरमॉलिकुलर फोर्स। There are the two types of the intermolecular force. First है coercive force और second है adhesive force. चलिए सबसे पहले देखेंगे coercive force. The force of attraction between the molecules of the same substance is called the coercive force or a force of a
कोहिशन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल्स सेम मॉलिक्यूल्स हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, दो मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के हैं, एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो वैसे फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं और फोर्स ऑफ कोहिशन कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एयर मॉलिक्यूल्स और दैट बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ कोहेसिव फोर्स। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कोहेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड एंड वीकेस्ट इन अ गैस। जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में। मार्क कर लेंगे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड एंड वीकर इन गैस। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होता है? कोहेसिव फोर्स। और सबसे वीक किस में होता है? गैस में। दिस इज द रीजन वाई सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड गैस डू नॉट। यही कारण है कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है लेकिन गैस के पास कोई भी डेफिनेट शेप होता नहीं है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड कोहेरेस into one and form a drop due to this force। तो जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड होता है वो आपस में चिपक जाते हैं, एक बूंद बनाते हैं इसी फोर्स के कारण। नाउ एडेसिव फोर्स नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एडेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड द एडेसिव फोर्स और अ फोर्स ऑफ एडहेशन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग सब्सटेंस के, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बार भी है लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस वो अलग अलग है। ओके, नाउ ऐसे फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडहेशन भी कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ फोर्स ऑफ एडहेशन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पानी और ग्लास के बीच में आएगा उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ एडहेशन। गाइस आप लोग को ये याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ अ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स का रेंज क्या होता है ये देखेंगे। The maximum distance from a molecules up to which the molecular force is effective is called the range of a molecular force। वो दूरी जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उस दूरी तक, वैसे दूरी को हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी मैक्सिमम डिस्टेंस, वो मैक्सिमम दूरी जहां पे फ्रॉम मॉलिक्यूल अप टू द मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल से उसका मॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव होता है, मतलब जहां तक उसका मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, जितने ज्यादा से ज्यादा दूरी तक, उस दूरी को हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? Intermolecular force is effective up to a distance of order of few nanometers, 10⁻⁹ meters in solid, and in liquid they are shorter range force। जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है ये इफेक्टिव होता है सॉलिड्स के अंदर 10⁻⁹ नैनोमीटर्स तक, ये फ्यू नैनोमीटर्स में होता है, यानी 10⁻⁹ मीटर तक ही ये इफेक्टिव होगा। कहाँ पे? सॉलिड के अंदर। तो और लिक्विड्स में ये और ज़्यादा कम होता है, मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एन इमेजिनरी स्पीयर विथ अ मॉलिक्यूल्स at its center and a radius equal to the molecular range is called the sphere of influence of a molecules। Sphere of influence, an imaginary sphere with a molecules at its center and radius equal to the molecular range। एक imaginary sphere है molecules का, उसका center और जो radius है वो बराबर होगा molecular range के। ओके, तो क्या बोल रहा है? जो आपका molecular range है, अगर आप उस range से center molecules को center में रख के, मान लीजिए ये मेरा molecule है और ये उसका मॉलिक्यूलर रेंज है, अब इस सेंटर में मैंने मॉलिक्यूल्स को रख के एक स्फीयर बना लिया, उसका ये रेडियस बना। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मॉलिक्यूल्स का स्फीयर। ये एक इमेजिनरी स्फीयर होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल बीच में होता है और ये उसका रेडियस होता है। रेडियस मीन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस। रेडियस किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूलर रेंज का बना हुआ है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, उसका हमने क्या बना दिया है? मॉलिक्यूलर रेंज। एंड मॉलिक्यूलर रेंज इज नथिंग बट द इक्वल रेडियस। मॉलिक्यूलर रेंज इज इक्वल टू द रेडियस। ओके, एंड मॉलिक्यूल्स खुद सेंटर में है। सेंटर में कौन है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर जो रेंज है वो क्या है? रेडियस है। ठीक है, और उस रेडियस से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो तो उस सर्कल को हम क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द स्फीयर अराउंड द मॉलिक्यूल्स ए बी और सी आर शोन। ये जो आपको स्फीयर दिख रहा है मॉलिक्यूल्स के बाजू में, ए बी सी में आपको दिखाया जा रहा है ए एंड बी। देख लीजिए, अभी हम इमेजेस में देखेंगे। नाउ पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव ओनली विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मुद्दे की बात क्या है कि जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है मॉलिक्यूल्स का, वो इफेक्ट होता है सिर्फ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ही वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग देखेंगे सरफेस फिल्म। द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड द सरफेस फिल्म। जो सरफेस लेयर होता है लिक्विड का, उसका जो थिकनेस है वो इक्वल टू किसके होगा? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के।
यानी मान लीजिए ये आपका सरफेस है और लिक्विड का, और ये उसके ऊपर जमा हुआ एक लेयर है, ठीक है, ये आपका लिक्विड और ये लिक्विड के ऊपर एक लेयर। तो ये जो लेयर है ये क्या है, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो पहला लेयर आपको दिखेगा थिकनेस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो थिकनेस है ये किसके बराबर होगा, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। इसी रेंज को हम क्या कहेंगे, सरफेस फिल्म। इसी रेंज को हम क्या कहते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है, दिस इज द लेयर शोन इन द एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश इन फिगर 2.15b में आपको दिखाया गया है। मैं अभी आपको ये सारे फिगर्स दिखाऊंगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज ये है हमारा डायग्राम पहला जो हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं। दिस डायग्राम इज फॉर द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, ये है हमारा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इतने एरिया में ही हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स का वो इफेक्टिव है। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नाउ अब हम देखेंगे सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या है वो चलिए देख लेते हैं। ये आपका x to y एंड दिस इज x डैश टू y डैश। ओके, ये है आपका क्या, सरफेस फिल्म। इसे क्या कहेंगे, सरफेस फिल्म कहेंगे। मॉलिक्यूल का पोजीशन डिसाइड करेगा कि स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा। यहाँ पे देखिए जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो इतना ही बना, इतने एरिया में स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को? ओके नो। एंड यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल पूरी तरीके से इनसाइड द लिक्विड है तो उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीटली फॉर्म होगा। नेक्स्ट, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड का फ्री सरफेस क्या होता है चलिए देखते हैं। इट इज द सरफेस ऑफ अ लिक्विड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल द interface between the liquid water and the air above be xy in the free surface of a liquid। देखिए इस जगह को क्या कहते हैं, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। इसे क्या कहेंगे, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। नेक्स्ट है 2.4.2 सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या होता है सरफेस टेंशन। As seen previously, the free surface of a liquid in a container act as a stretch membrane and all members on the surface film experience a stretching force। हमने जैसे प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किया कि जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड कंटेनर का वो एक्ट करता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। यानी जो फ्री सरफेस है लिक्विड का कंटेनर के अंदर वो किसकी तरह काम करेगा, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन यानी तने हुए मेम्ब्रेन के उसके ऊपर कोई स्ट्रेचिंग का एक्सपीरियंस करेगा वो। ओके, एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन अ सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस अ स्ट्रेचिंग फोर्स। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस सरफेस फिल्म के ऊपर वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं स्ट्रेचिंग फोर्स को। इमेजिन कर लीजिए पी क्यू, आपके पास देखिए यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू ऑफ अ लेंथ, ये आपका पी, ये आपका क्यू, इसका लेंथ एल है। इसका लेंथ क्या है, एल। ड्रॉन टेंजेंटियल टू अ फ्री सरफेस। ये टेंजेंटियल मैंने इसको फ्री सरफेस पे ड्रॉ करके ले लिया है। ओके, नाउ ऑफ अ लिक्विड एज शोन इन द फिगर 2.16। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है यह है फोर्स ऑफ अ सरफेस टेंशन। इसे इस तरीके से आपको ये डायग्राम देखना है। यही फोर्स है आपका सरफेस टेंशन का। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस लाइन एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेंजेंटियल टू द फोर्स एज इट दे आर tearing the surface apart due to corrosive force of the molecule lying on either side। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, लाइन एक्सपीरियंस करते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का। जैसे आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा ये जितना भी लाइन है इनका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। देखिए दे आर ऑल इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इनका स्ट्रेंथ इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, रिमेंबर दिस। आपको हमेशा ये याद रखना है जब भी आप स्टडी करोगे प्रेशर के लिए, कंसीडर करना है लिक्विड एंड गैस, बट गैस डू नॉट हैव द फ्री सरफेस, दे डू नॉट एग्जिबिट सरफेस टेंशन। जब भी आप पढ़ोगे प्रेशर के बारे में तो आपको मानना है कि लिक्विड और गैस, कंसीडर करना है दोनों लिक्विड और गैस। लेकिन गैस जो आपका गैस है डू नॉट हैव अ फ्री सरफेस। आपके गैस के पास फ्री सरफेस एग्जिबिट करने के लिए नहीं होता और वो कोई भी सरफेस टेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पास कोई सरफेस टेंशन नहीं होता। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर थ्योरी। मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे सरफेस टेंशन क्या होता है देखेंगे। जैसा कि आपको फिगर 2.15 में दिखाया गया है, एक्स वाई इज द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, एक्स डैश वाई डैश इज द इनर लेयर पैरेलल टू द एक्स वाई एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेंज ऑफ अ मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो आपका एक्स वाई है ये फ्री सरफेस का होता है लिक्विड पे, एक्स डैश वाई डैश ये आपका इनर लेयर होता है पैरेलल का। एक्स एंड वाई ये डिस्टेंस इक्वल टू होंगे किसके, रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स के। किसके बराबर होंगे ये, रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ये जो सेक्शन है आपके पास एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश नियर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एक्ट एज अ सरफेस फिल्म। ये सरफेस के पास होते हैं और किसकी तरह एक्ट करते हैं, सरफेस फिल्म की तरह। मान लीजिए आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं ए बी सी। मॉलिक्यूल ए पूरी तरीके से डिप्ट है लिक्विड के अंदर, आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो विद इन द सरफेस है, और मॉलिक्यूल सी जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड है। ओके, तो तीनों के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ने वाला है। मॉलिक्यूलर ए पूरी तरीके से डिप्ट है इनसाइड द लिक्विड,
स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। तो जो स्पीयर अगर मॉलिक्यूल पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ है तो जो सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो पूरी तरीके से होगा लिक्विड के अंदर। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल ए इज एक्ट अपॉन इक्वल कोरेसिव फोर्स इन ऑल द डायरेक्शन। तो नतीजन क्या निकला कि मॉलिक्यूल ए के ऊपर इक्वल कोरेसिव फोर्स एक्ट करता है ऑल डायरेक्शन में। दोस्त द नेट कोरेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल्स ए इज अ जीरो। तो जो नेट कोरेसिव फोर्स है वो एक्ट करता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो क्या होता है, जीरो होता है। मॉलिक्यूल बी लाई विद इन द सर्फेस लेयर एंड बिलो द फ्री सर्फेस ऑफ अ लिक्विड। देखिए आपका जो मॉलिक्यूल बी है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सरफेस लेयर के ऊपर लाई कर रहा है। उसका जो फ्री सर्फेस है वो बिलो किसके है, फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड के। अ लार्जर पार्ट ऑफ अ सर्फेस इन्फ्लुएंस इनसाइड द लिक्विड एंड स्मॉलर पार्ट इज इन अ एयर। तो जो लार्जर पार्ट होता है स्पीयर का वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, ज्यादा से ज्यादा वाला पार्ट वो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ रहेगा और कम वाला पार्ट एयर में रहेगा। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोरेसिव फोर्स एक्ट ऑन अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। इसके वजह से क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोरेसिव फोर्स उस लिक्विड मॉलिक्यूल बी के ऊपर लगने वाला है लिक्विड के जरिए। द एडेसिव फोर्स ऑन अ मॉलिक्यूल्स बी ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल्स। और एडेसिव फोर्स लगेगा एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर कम, बी ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल्स अबो एंड विद इन द स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस इज वी। क्या बोला है, जो एडेसिव फोर्स है वो बी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करेगा कब, कहां से, एयर के कांटेक्ट में आते ही। अब द एयर से उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है, एडेसिव फोर्स। एंड उसी बी मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो लार्जर पार्ट इमर्ज है उसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स। ओके नाउ विद इन इट स्पीयर, उसके स्पीयर के अंदर विद इन इट स्पीयर इन्फ्लुएंस इज वीक। स्पीयर के अंदर उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, कमजोर होगा, किसका, एडेसिव फोर्स का, क्योंकि एयर में बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स है। इट इज पॉइंट अपवर्ड, क्यों, क्योंकि उसका पॉइंट कहां पे है, अपवर्ड में है। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल बी इज ग्रेटर अटैच इनसाइड द लिक्विड। तो नतीजा क्या निकला कि जो मॉलिक्यूल बी है वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड के इनसाइड अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। नाउ द सेम होल्ड्स मॉलिक्यूल सी व्हाइल लाइज एग्जैक्टली ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ अ लिक्विड। अब यही सेम चीज पॉइंट सी के ऊपर भी काम करेगी। हाफ ऑफ द स्पीयर इन्फ्लुएंस इन एयर एंड हाफ इन द लिक्विड। आधा एयर के अंदर है, आधा लिक्विड के अंदर है। द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विद इन द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं स्पीयर के अंदर वो इन्फ्लुएंस करेंगे मॉलिक्यूल सी को। Above the free surface of a liquid is much less than the number of the liquid molecules within the sphere of influence that lie within the liquid। ये क्या कह रहा है, जो above free surface है लिक्विड का वो बहुत कम है than the number of the liquid within the sphere of influence। किसके कंपैरिजन में, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर, दैट लाई विद इन द लिक्विड। वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लिक्विड के ऊपर, विद इन द लिक्विड वो लाई कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डेंसिटी है हवा की वो पानी से कम होती है, लिक्विड से कम होती है। एडेसिव फोर्स trying to pull the molecules above the liquid surface is much weaker than the cohesive force that tries to pull the molecules inside a liquid। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एडेसिव फोर्स है वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स उसे मॉलिक्यूल्स को इनसाइड द लिक्विड ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन नतीजा क्या निकला यहाँ पे, एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल सी इज गेट अट्रैक्ट इनसाइड द लिक्विड। और इसी की वजह से क्या होगा, जो आपका मॉलिक्यूल सी है वो अट्रैक्ट होगा इनसाइड द लिक्विड, और लिक्विड के सरफेस के ऊपर, यानी उसके ऊपर भी फोर्स लगने वाला है और डाउनवर्ड भी फोर्स लगने वाला है। Thus all the molecules in the surface film is act upon the unbalanced net cohesive force directed inside the liquid। तो जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड फिल्म के अंदर वो अटैच होंगे अनबैलेंस नेट कोहेसिव फोर्स के, जो लिक्विड के इनसाइड एक्ट करेगा। Therefore the molecule in the surface film are pulled inside the liquid। तो यहाँ पे नतीजा क्या निकला, जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड फिल्म के ऊपर वो क्या करेगा, पुल्ड इनसाइड द लिक्विड, मॉलिक्यूल्स उसको लिक्विड के अंदर खींचने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट द फोर्स फिल्म रिमेन अनटेंशन। तो रिजल्ट क्या निकला, जो सरफेस फिल्म है वो उसके ऊपर कोई टेंशन बनने वाला नहीं है। द सरफेस फिल्म इज लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो जो सरफेस फिल्म है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगेगा, उसका बिहेवियर हो जाएगा। द टेंशन इज नोन एज द सरफेस टेंशन, और इस टेंशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंटियल टू द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। इसके वजह से क्या होता है, जो सरफेस टेंशन है वो एक्ट करेगा टेंजेंटियल फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड के ऊपर। ओके, एज इफ दे आर टीयरिंग द सर्फेस अपार्ट ड्यू टू द कोरेसिव फोर्स। अगर वो टीयर करेंगे सरफेस को कोरेसिव फोर्स के अपार्ट में, मॉलिक्यूल लाइंग ऑन आइदर साइड, मॉलिक्यूल्स आइदर साइड दोनों बाजू जा सकते हैं। अगर उनकी कोशिश होगी कि वो सरफेस को टच करने की कोशिश करे तो वो अपार्ट द सरफेस जा सकते हैं, लाई करेंगे वो दोनों साइड में। क्लियर ना, द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज अ सरफेस टेंशन। तो जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ में वो सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन टी इज डिफाइंड एज द टेंजेंटियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ फ्री सरफेस लिक्विड। ये जो सरफेस टेंशन होता है टी को, इसको हम डिफाइन करेंगे टेंजेंटियल फोर्स। किसकी मदद से डिफाइन करने वाले हैं, टेंजेंटियल फोर्स की मदद से डिफाइन करेंगे। टी स्टैंड फॉर टेंजेंटियल फोर्स। सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ टेंजेंटियल फोर्स। ये एक्ट करेगा पर यूनिट लेंथ में ऑन बोथ द साइड ऑफ अ इमेजिनरी लाइन। ये कहाँ पे एक्ट करने वाला है, ये एक्ट करेगा पर यूनिट लेंथ पे बोथ द साइड में इमेजिनरी लाइन के, वो इमेजिनरी लाइन के ये दोनों बाजू एक्ट करने वाला है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड।
जो फ्री सरफेस है लिक्विड के ऊपर। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज द टेंजेंटियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। T इज इक्वल टू F बाय डिवाइड बाय L। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। तो आपको याद रखना है, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोल सकते हैं हम इसे, टेंजेंटियल फोर्स। ये जो फोर्स है ये किसका फोर्स है, टेंजेंटियल फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, पर यूनिट लेंथ में आ गया। अब ये जो लेंथ है ये किसका है, बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के साइड में जो आपने दोनों तरफ पे लाइन ड्रॉन किया है ये उसकी लेंथ है। क्लियर। इसका जो सरफेस टेंशन ऐसा यूनिट जो है सरफेस टेंशन का वो न्यूटन पर मीटर होता है। इसका डायमेंशन L0 T1 T-2 होता है। अपने दिमाग की पावर का इस्तेमाल करना है। प्रूव दैट द इक्विवेलेंट SI यूनिट ऑफ अ सरफेस टेंशन इज जूल्स पर मीटर स्क्वायर। आपको प्रूव करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है गाइस, करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नो, ये एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल 2.4, अ बीकर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फील्ड विथ वाटर। आपके पास 10 सेंटीमीटर का रेडियस है जिसको आप पानी से भर देते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकली लाइन ऑन इट्स सरफेस। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है फोर्स टेंशन का, यानी फोर्स ऑफ अ सरफेस टेंशन आपको कैलकुलेट करना है। ये डायमेट्रिकली लाइन होना चाहिए सरफेस के ऊपर। डायमेट्रिकली आपको एक लाइन बना के तब कैलकुलेट करना है सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर इज 0.075 न्यूटन्स पर मीटर। तो जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो क्या है, 0.05 है, 0.075 न्यूटन पर मीटर है। आपको दिया हुआ क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपको लेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 × 10। कितना दिया हुआ है, बीकर है 10 सेंटीमीटर है, क्या रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ अ रेडियस। तो आपका डायमीटर क्या बन गया, यानी लेंथ क्या बन गया, 20 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में ले लूँ तो 0.2 आ जाएगा। ओके नो, अब आपका जो टेंशन है, टेंशन ऑलरेडी यहाँ पे सरफेस टेंशन मेंशन है 0.075 न्यूटन पर मीटर। हमें पढ़ना है वी हैव T इज इक्वल टू F/L, यानी आपका जो टेंशन है वो क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स, अगर मुझे फोर्स मेजर करना है ना, हमारा सवाल क्या पूछ रहा है बच्चों, कैलकुलेट द फोर्स। तो मुझे फोर्स मेजर करना है, इस पूरे फॉर्मूले को मुझे फोर्स के टर्म में ले लेना है। तो क्या होगा, ये L इधर जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको यहाँ पे मिलने वाला है T × L इज इक्वल टू F। ओके, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू T/L लिख सकता हूँ कि नहीं। नाउ अब आपका जो टेंशन दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप लेंथ से, आपको मिलेगा 0.015। कैसे, 1.5 × 10⁻² न्यूटन। ओके, नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं सरफेस टेंशन ऑफ अ सम लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस। कुछ सरफेस टेंशन लिक्विड्स का 20 डिग्री सेल्सियस पे। पहला है हमारे पास लिक्विड वाटर, दूसरा है मर्क्यूरी, फिर है सोप सॉल्यूशन, फिर है ग्लिसरीन। तो ये न्यूटन पर मीटर, ST आपको यहाँ पे दिया है सरफेस टेंशन इन न्यूटन पर मीटर एंड सरफेस टेंशन इन डाइन पर सेंटीमीटर। तो आपका जो वाटर का सरफेस टेंशन है होता है वो 0.0727 होता है, और डाइन पर सेंटीमीटर देखो तो 72.7 होता है। मर्क्यूरी का देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, 0.4355 है, और इसका डाइन पर सेंटीमीटर होता है 435.5। सोप सॉल्यूशन का देखिए कम होता है 0.025 एंड इसका डाइन में होता है 25। ग्लिसरीन का पानी से थोड़ा सा कम होता है 0.0632, और ये कितना होता है 63.2। ओके, नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एनर्जी। चलिए बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्या होता है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, वी हैव सीन दैट ऑल मॉलिक्यूल इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड लाइक अ मॉलिक्यूल ए। अभी अगर आपको सरफेस एनर्जी पढ़ना है तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल इनसाइड है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड में वो मॉलिक्यूल ए की तरह ही है। जो भी लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल हैं उनके ऊपर किस तरीके का एक्सपीरियंस होगा, उनको मॉलिक्यूल ए का एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस नो नेट कोहेसिव फोर्स। ए मॉलिक्यूल्स कोई भी नेट कोहेसिव फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। ए मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस नो नेट कोहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूल बी एंड सी एक्सपीरियंस नेट इनवर्ट कोहेसिव फोर्स, यानी ए के ऊपर कोई भी कोहेसिव फोर्स नहीं लगता, बी और सी के ऊपर इनवर्ट कोहेसिव फोर्स लगता है। दोस्त वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड इनटू द सरफेस फ्लेम। तो हमारे यहाँ पे काम किस लिए हो रहा है, काम इसलिए हो रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, ये सारा वर्क इसलिए हो रहा है कि उस सरफेस मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके आया जा सके। क्लियरली द सरफेस मॉलिक्यूल पोजेसेस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। इससे ये क्लियर होता है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी अपने पास रखते हैं कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, उसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी लिक्विड के अंदर है। द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आया है मॉलिक्यूल्स के पास इन अ सरफेस लेयर इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। ये एक्स्ट्रा एनर्जी को जो सरफेस लेयर के ऊपर है उसे कहते हैं हम सरफेस एनर्जी। वही एक्स्ट्रा लेयर जो उन पानी मॉलिक्यूल्स के पास है उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी। एज एनी सिस्टम ऑलवेज ट्राइज टू बी अटेन अ स्टेट
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सिस्टम हो वो कम से कम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट को अचीव करने की कोशिश करता है। द लिक्विड ट्राइज टू बी रिड्यूस द एरिया ऑफ अ सरफेस फिल्म। कभी भी लिक्विड क्या कोशिश करता है कि उसका जो सरफेस फिल्म का एरिया है वो कम से कम हो सके। एनर्जी हैव टू बी स्पेंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। तो ताकत कहाँ पे खत्म होती है, लगती है, बढ़ जाती है, जहाँ पे इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। अगर आपके सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बढ़ गया है तो आपको ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं, रिमेंबर दिस, मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड पुल। जो मॉलिक्यूल्स होता है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, यानी मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड है और ये उसका सरफेस है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा वो नेट इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेगा, यानी वो नीचे की तरफ झुकाव को एक्सपीरियंस करेगा। ओके, नाउ इन स्पिरिट ऑफ दिस दे रिमेन एट द सरफेस। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहाँ पे बना हुआ रहेगा, ऑलवेज दे रिमेन्स ऑलवेज ऑन सरफेस, सरफेस पे ही बना रहेगा। दे पजेस हाई पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, पजेस करेगा मतलब रहेगी। एज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी एनी सिस्टम ट्राइज टू बी मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है कि कोई भी सिस्टम अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम करने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा अपने पोटेंशियल एनर्जी को। हेंस लिक्विड सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। तो जो लिक्विड का सरफेस है वो क्या मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। नाउ when a number of the droplet coalesces and form a drops, there is a reduction in the total surface area. In this case, energy is released to the surrounding. When a number of droplet coalesce and form a drop, there is a reduction in the total surface area. In this case, energy is released to the surrounding. जब number of drops एक साथ आते हैं और एक बड़ा drop बनाते हैं तो क्या होता है, एक form बड़ा drops बनाते हैं, मतलब many drops come together and form a larger unit. There is a reduction in the total surface area. तो क्या होता है, इससे total surface area में reduction आता है। इस केस में एनर्जी रिलीज होती है सराउंडिंग में। तो गाइज आप लोगों को ये दोनों ही बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड द सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखने जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक सी शेप का, कंसीडर अ सी शेप्ड फ्रेम ऑफ अ वायर P डैश P S डैश S। आपके पास एक सी शेप का वायर है, उसके अंदर आपके पास एक P डैश, P से P डैश है और S से S डैश है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। और यहाँ पे इसको फिट किया है मूवेबल आर्म। ये मूवेबल आर्म है, ये जो आर्म दिख रहा है ये हाथ यानी एक साइड है जो मूवेबल है। इट कैन मूव बैक एंड फोर्थ, ये आगे पीछे घूम सकता है। इस आर्म का नाम रखा हुआ है PR। ओके, एज शोन इन द फिगर 2.17। ये जो फ्रेम है डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड देन टेकन आउट। इस फिल्म को क्या किया है, हमने साबुन के सॉल्यूशन में डाल दिया है और बाहर निकाला है। A film of a soap solution will be formed within the boundaries of the PQRS of the frame। क्या होगा, अब जो सोप सॉल्यूशन जो एक लेयर बनाएगा, फिल्म बनाएगा, आपने देखा होगा बुलबुला बनाने से पहले उस जगह पे एक ट्रांसपेरेंट पन्नी बनती है, उसे फिल्म कहते हैं। ओके, ये जो फिल्म है वो कहाँ पे बनेगा, PQRS पे बनेगा। कहाँ बनेगा, PQRS पे बनेगा। ओके, ऑफ द फ्रेम के PQRS पे बनेगा। नाउ ये क्या है, सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। अब जो भी सरफेस एनर्जी, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्यों हमें दिया है, टू डिटरमाइन द सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। Each arm of the frame experience an inward force due to the film। जितने आर्म हैं वो इनवर्ड फोर्स यानी अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स द मूवेबल आर्म QR मूव्स टुवर्ड द साइड ऑफ PS so as to reduce the area of this film। इस एक्शन के अंडर, मतलब जब भी वो इनवर्ड फोर्स फील करेगा तो जो मूवेबल आर्म है RS वो PS की तरफ मूव होने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो भी आपका आर्म है, QR आर्म है, वो कहाँ पे मूव होने की कोशिश करेगा, इनवर्ड फोर्स आने पे PS की तरफ मूव होने की कोशिश करेगा। वही लिखा हुआ है, सो एज टू डिक्रीज द एरिया ऑफ द फिल्म। जैसे जैसे ये इस तरफ, मतलब इस पोजीशन से इस तरफ आएगा तो जो सरफेस एरिया है फिल्म का वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यही मेन मुद्दा है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द QR, ये जो लेंथ है आपका QR का, इज L। अब आप इसको क्या मान ले रहे हैं, Q लेंथ L है QR का, देन दिस इनवर्ड फोर्स F ऑन दिस गिवन बाय। अब जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अगर उसका लेंथ L है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू T इंटू 2L। कितना फोर्स लगने वाला है, F इज इक्वल टू 2 इंटू TL टाइम्स लगेगा। सिंस द फिल्म हैव टू बी सरफेस, द अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस, द टोटल ओवर द सरफेस टेंशन एक्ट ऑन QR इज 2L। सिंस ये जो फिल्म है दो सरफेस का, इस पे एक अपर सरफेस है एक लोअर सरफेस है, दो सरफेस बना, एक ऊपरी सतह का और एक निचली सतह का। तो जो टोटल लेंथ हो गया QR का वो 2 बार हो जाएगा। टोटल लेंथ अगर एक बार था, 1 टाइम था तो 1L, 2 बार हुआ तो
12 इमेजिन एन एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश। अब आपको मान के चलना है कि वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स एफ डैश काम कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स, ये इक्वल भी है और अपोजिट है फोर्स के। अप्लाइड आइसोथर्मली ग्रेजुअली एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसे आइसोथर्मली हम अप्लाई करेंगे, ये ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा, सडनली ये कांस्टेंट टेम्परेचर को अटेन नहीं करेगा, ये ग्रेजुअली अटेन करेगा। टू द आर्म क्यू आर, अब जो आर्म है आपका, जो साइड था क्यू आर, सो दैट इट पुल्स द आर्म अवे एंड ट्राइज टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द फील्ड। ये क्या करने की कोशिश करेगा, क्यू आर को आगे धकेलने की कोशिश करेगा और अपना सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करेगा। द आर्म क्यू आर मूव टू क्यू डैश आर डैश। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका क्यू आर है वो आगे बढ़ के क्यू डैश आर डैश तक जा रहा है। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, dx। तो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन हुआ ना, यहाँ पे फोर्स तो पीछे खींच रहा था लेकिन वो आगे गया, तो अगेंस्ट द फोर्स ये वर्क डन हुआ है। द फोर्स डन अगेंस्ट द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, जो भी काम हुआ है वो फोर्स के अगेंस्ट में हुआ है। द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज गिवन बाय, तो जो फोर्स सरफेस टेंशन द्वारा लगाया जा रहा था वो फोर्स कितना है, dw, यानी आपका जो वर्क इज इक्वल टू एफ डैश इंटू dx। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप लोगों को ये याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है w क्या है। w क्या है बच्चों, आप लोग का वर्क है, f इज द फोर्स, f डैश आपका फोर्स है, dx यानी वो इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, नाउ dw, अब जो टेंशन आया है, जो वर्क की वजह से टेंशन आया है वो कितना आया है, टेंशन इज 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ इंटू dx। 2l dx इज इक्वल टू da, इंक्रीज इन एरिया ऑफ द टू सरफेस ऑफ द फिल्म। ये इंक्रीज कर देगा एरिया दो सरफेस ऑफ द फिल्म का। dw इज इक्वल टू twa, अब इसमें dw क्या है आपका, t टाइम्स ऑफ da। दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज स्टोर्ड इन द एरिया ऑफ da। ये जो वर्क डन हो रहा है ये स्ट्रेचिंग फिल्म के कारण हो रहा है। जहाँ पे आपका एरिया d है वो फिल्म के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। इसको क्या कहेंगे हम, सरफेस एनर्जी कहेंगे। फिर से एक बार देखिए, दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ द फिल्म, ये जो क्रिया हुई है वो स्ट्रेचिंग ऑफ फिल्म को खींचने के कारण हुई है, मतलब फिल्म को खींचने के कारण ये वर्क डन हुआ है। और ये जो स्टोर्ड इन एरिया da, और ये जो स्ट्रेचिंग था ये कहाँ पे स्टोर हुआ है, जाके da में, फिल्म के, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, किस फॉर्म में, अपने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब ये जो एनर्जी है इसको ही आप सरफेस एनर्जी बोलोगे, इस एनर्जी को क्या कहोगे आप लोग, सरफेस एनर्जी है। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ da। तो जो आपका सरफेस एनर्जी है वो क्या है, टी इंटू da। da क्या है आपका, एरिया है ना, तो उसको एरिया मल्टीप्लाई बाय टेंशन करेंगे आपको सरफेस एनर्जी मिलेगी। दोस्त तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके ले लेना है, ये वाला स्टेटमेंट। और ये दोस्त, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब आप क्या बोल सकते हो, आपका जो सरफेस टेंशन है वो बरोबर होता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के। यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है वो बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन द ब्लोइंग ऑफ अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन इज 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन जब आप एक सोप सॉल्यूशन को बबल करके उड़ाते हो, तो उस सोप सॉल्यूशन का जो रेडियस बना है वो 1 सेंटीमीटर का बना है। इसमें जो सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन के पास है, सरफेस टेंशन क्या है सोप सॉल्यूशन का, 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, तो गिवन आपको टेंशन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। ये इनिशियल रेडियस है जो बबल का वो 0 सेंटीमीटर होगा। इनिशियल रेडियस कितना होता है बबल का, फाइनल जो रेडियस है वो बबल का कितना है, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हेंस मीटर में अगर मैं देखूंगा तो ये 0.01 मीटर्स हो जाएगा। इनिशियल सरफेस एरिया जो है सोप बबल का वो 0 है। इनिशियली सरफेस एरिया कितना था बबल का, 0। अब सोप बबल है बट 2 सरफेस, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। अब ये जो सोप बबल है उसके पास बच्चों 2 सरफेस है, एक आउटर सरफेस है और एक इनर सरफेस है। फाइनल सरफेस एरिया ऑफ अ सोप बबल इज 2 इन एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 4πr² इज इक्वल टू 8πr²। तो जो सरफेस एरिया है बबल का वो कितना है, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 4πr²। 2πr² आना चाहिए था लेकिन 4 इसलिए आया क्योंकि 2 टाइम्स है ना, यहाँ पे देखिए 2 सरफेस है, इसके लिए 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया। क्लियर, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिला, 8πr² मिल गया। चेंज अगर मैं करूँ एरिया में तो da इज इक्वल टू a-0 8πr²। अगर आप एरिया में से 0 निकालें तो एरिया तो आपको 8πr ही मिला। 8πr में से अगर आप 0 निकाल दें तो आंसर 8πr ही होगा। पाई की वैल्यू रखी, रेडियस 1 दिया हुआ है तो मुझे ये आंसर मिला। क्लियर, या आपको घर पे सॉल्व करके देखना है, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा, टेंशन इंटू da। टेंशन दिया हुआ है, da मैंने अभी कैलकुलेट किया ओके मीटर्स में, तो जो आंसर आया वो मेरा जूल्स में आया, 6.284 इंटू 10⁻5 जूल्स। ओके, होप सो गाइज आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। नाउ नेक्स्ट, ट्राई दिस इन प्रेजेंस ऑफ द टीचर। आपको एक
टेक अ रिंग ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। आपको एक रिंग लेना है जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो। टाई अ थिन थ्रेड अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अ रिंग। आपको उसमें एक थिन थ्रेड बांध देना है। ओके, एक धागा बांधना है उसमें जो डायमीटर ऑफ रिंग के साथ में हो। कीप द थ्रेड स्लाइटली लूज। आपको वो धागा हल्का सा ढीला रखना है। डिप द रिंग इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट। आपको उस रिंग को सोप सॉल्यूशन में डाल के बाहर निकालना है। अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द थ्रेड। आप क्या देखेंगे, धागे के दोनों ही बाजू में सोप सॉल्यूशन का जो फिल्म है वो बन चुका है। ब्रेक द फिल्म ऑन एनी वन साइड ऑफ द थ्रेड, डिस्कस द रिजल्ट। आप किसी भी एक साइड का वो बबल का फिल्म तोड़ सकते हो और क्या होता है ये आपको डिस्कस करना है कमेंट सेक्शन में। नाउ ये आप लोग के लिए होमवर्क है, करके आइएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रिमेंबर दिस। The work done under the isothermal condition against the force of a surface tension to change the surface area of a liquid is stored as a surface energy of a liquid. ये जो वर्क डन होता है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन में अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, किसके अगेंस्ट में, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में, चेंज करता है सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। ये क्या चेंज कर देगा, आपका सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड को चेंज कर देगा। एंड सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड इज स्टोर्ड एज द सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। ये जो सरफेस एरिया है वो आपका सरफेस एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। क्लियर है। जो वर्क डन होगा अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन में अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन, और इसके वजह से चेंज हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, और ये स्टोर करके रखेगा सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड को। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब किस एंगल से कांटेक्ट होता है लिक्विड और सरफेस में, ये हम देखेंगे। व्हेन अ लिक्विड सरफेस कम इन कांटेक्ट विथ अ सॉफ्ट सरफेस इज टू फॉर्म मेनिस्कस which can be either convex mercury glass or concave water glass as shown in 2.18। नेक्स्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज टीटा बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये हमारा टीटा होगा। कहाँ पे होगा, टीटा बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट वो लिक्विड और सॉलिड सरफेस के पास बनेगा एंड डिफाइन एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। और इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है मेरा लिक्विड का सरफेस, यह है मेरा सॉलिड कैपिलरी का सरफेस। इन दोनों के बीच में अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक एरिया बनेगा। ये जो एरिया है ये मेरा टीटा कहलाएगा। तो मेरा टीटा कहाँ पे बना, बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। ये लिक्विड का सरफेस, ये सॉलिड का सरफेस, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमें टीटा ड्रॉ करके मिला है। क्लियर। नाउ between liquid and solid surface define as the angle between the tangent drawn to the free space of liquid and surface of a solid। इसे कैसे डिफाइन करोगे आप कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और सरफेस ऑफ सॉलिड एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहाँ से, जहाँ पे लिक्विड सरफेस और सॉलिड का जो आपका सरफेस है वो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिल रहा है वहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। मेजर विद इन द लिक्विड, उसको लिक्विड के अंदर ही मेजर करके रखना है। कनकेव मेनिस्कस ड्यू टू द लिक्विड विच पार्शियली वेट और सॉलिड सरफेस। जो कनकेव मेनिस्कस होता है लिक्विड सरफेस का वो पार्शियली यानी थोड़ा बहुत आधा गीला कर देता है सॉलिड सरफेस को। चलिए देखिए, व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट एंड द लिक्विड फॉर्म्स अ कनकेव मेनिस्कस। जब भी आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा और आपका लिक्विड कनकेव मेनिस्कस बना रहा होगा एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे से, इट फॉर्म अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस when the angle of a contact is obtuse। क्या बोला है, अगर आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो जो लिक्विड कनकेव मेनिस्कस फॉर्म करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अगर आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है तो वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्म करेगा। एग्जांपल ले लीजिए, बी वाला एग्जांपल है वाटर ग्लास इंटरफेस का, जो कनकेव मेनिस्कस फॉर्म करता है मर्क्यूरी ग्लास के साथ, इंटरफेस फॉर्म करेगा कन्वेक्स मेनिस्कस के साथ। तो यहाँ पे देखिए आपका सॉलिड सरफेस का एरिया हो गया, यह आपका टेंजेंटियल लाइन हो गया, यहाँ पे आपका एंगल थीटा फॉर्म हो गया। ओके, ये जो हमारा एंगल है ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस का है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो मोर देन 90 है, यानी एंगल हमारा ऑब्ट्यूस है। एग्जांपल ले लीजिए, ये ग्लास वाटर इंटरफेस है, इसमें कनकेव मेनिस्कस मिलेगा। ग्लास वाटर इंटरफेस में आपको क्या मिलेगा, कनकेव मेनिस्कस मिलेगा। मर्क्यूरी ग्लास इंटरफेस में आपको कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलेगा। तो ये आपका किस चीज़ का मेनिस्कस होगा, मर्क्यूरी का। ओके, इसके ऊपर वाला जो आपको एग्जांपल दिया है ये ग्लास वाटर का होगा। क्लियर। नाउ कॉन्वेक्स मेनिस्कस ड्यू टू अ लिक्विड विच डू नॉट वेट अ
सॉलिड सरफेस। जब भी आपको कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलेगा तो वो सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करेगा। This difference between a shape of a meniscus is due to the net effect of the cohesive force between the liquid molecules and adhesive force between the liquid and a solid molecules as discussed below। ये जो डिफरेंस आया है आपका शेप में मेनिस्कस के, नेट इफेक्टिव फोर्स की वजह से आया है। ये जो आपका नेट इफेक्टिव फोर्स है ये कोहेसिव फोर्स है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स और एडेसिव फोर्स, ये जो आपका कोहेसिव फोर्स है ये कहाँ पे है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में है, बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और ये जो एडेसिव फोर्स है ये बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स है। तो कोहेसिव फोर्स आपको सिर्फ बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने के लिए मिलेगा। एडहेसिव फोर्स आपको लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने के लिए मिलेगा। ये डिस्कस बिलो करेंगे हम कैसे की, यहाँ पे देख लीजिए। क्या आप लोगों को पता है, when we absorb the level of water in a capillary we note down the level of a tangent to the meniscus inside the water। When we absorb the level of mercury in a capillary we note down the level of the tangent meniscus above the mercury of the column। क्या होता है, जब भी आप वाटर लेवल को कैपिलरी में उसका लेवल मेजर करते हो तो आप लोअर मेनिस्कस देखते हो, लोअर लेवल का एरिया देखते हो। लेकिन जब आप मर्क्यूरी जैसे को, अगर आप मर्क्यूरी को कैपिलरी में देख रहे हो तो आप अपर मेनिस्कस को नोट डाउन करोगे, वही लिखा हुआ है। शेप ऑफ अ मेनिस्कस, मेनिस्कस का शेप कैसे तैयार होता है हम ये वो देखेंगे। पहला है कनकेव मेनिस्कस, जिसको हम एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ये है आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इस जगह पे इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है मॉलिक्यूल्स का। एयर में यह है आपका टेंजेंट, ये सेंटर से आया, ये आपका पॉइंट पी है, ये आर है, दिस इज योर एंगल, ये आपका सॉलिड और ये आपका लिक्विड कॉन्टैक्ट एरिया। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में दिया क्या है। एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, एक्यूट है। एक्यूट है मतलब कौन सा, ये मुझे देगा कॉन्केव देगा, कॉन्केव मेनिस्कस। नाउ एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड सरफेस, एग्जांपल केरोसिन इन अ ग्लास बॉटल। यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल मिल रहा है, यानी केरोसिन ग्लास बॉटल में मिल रहा है। नाउ कंसीडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड नियर वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल ए है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये वॉल ऑफ कंटेनर के पास में है। योर मॉलिक्यूल से इज नियर टू द वॉल ऑफ अ कंटेनर। द मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस बोथ कोहेसिव एज वेल एज अ एडहेसिव फोर्स। जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इन दिस केस सिंस द वॉल्स इज वर्टिकल एंड नेट एडहेसिव फोर्स इज AP एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल A इज अ हॉरिजेंटल, नेट कोहेसिव फोर्स AC एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल्स इन अ डायरेक्शन नियरली 45 आइदर टू द सरफेस। देखिए आपको क्या बोला गाइस, सबसे पहले आपको डायग्राम बना के ले लेना है। डायग्राम पे जो आपका AP बोल रहा है, इन दिस केस सिंस द वर्टिकल नेट एडहेसिव फोर्स AP, यहाँ पे जो आपका नेट एडहेसिव फोर्स है AP, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा है आपका, एडहेसिव फोर्स AP, ये एक्ट करेगा ऑन अ मॉलिक्यूल एट A। ये मॉलिक्यूल A के ऊपर से एक्ट कर रहा है, ओके, ये ना हॉरिजेंटल। इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, अगर मैं देखूँ तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, ओके। नाउ सेकेंड थिंग क्या दिया है आपका, AC एक्टिंग इन अ मॉलिक्यूल, ये जो आपका A और C है, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर कहाँ से एक्ट करेगा, ऑन अ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली नियर टू द 45 डिग्री आइदर ऑफ द सरफेस। ये जो है ये 45 डिग्री से आइदर ऑफ द, किसी भी सरफेस के साइड से एक्ट कर सकता है। जो मैग्नीट्यूड है एडहेसिव फोर्स का इज सो लार्ज दैट द नेट फोर्स, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है एडहेसिव फोर्स का वो बहुत ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स AR आया है इज डायरेक्टेड इनसाइड द सॉलिड। ये AR जो है वो आपका सॉलिड के इनसाइड एक्ट करने वाला है। AR का जो नेट फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करने वाला है, इनसाइड द सॉलिड, ये सॉलिड के अंदर की तरफ काम करेगा। अब क्या आता है, इक्विलिब्रियम और जो स्टेबिलिटी होती है सरफेस का, अगर मैं इसकी इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी ऑफ द सरफेस के बारे में बात करूँ तो क्या आएगा, AR एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल, जो AR मॉलिक्यूल A के ऊपर जो एक्ट कर रहा है मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस। ये नॉर्मल होना चाहिए लिक्विड सरफेस के, AR मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस एट ऑल पॉइंट। किसी भी पॉइंट से आपका AR नॉर्मल आना चाहिए मॉलिक्यूल A के लिए। ना रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा AR, अब ये आपका रिजल्टेंट फोर्स AR जो है टू बी नॉर्मल टू द टेंजेंट, ये नॉर्मल भी रहेगा, टेंजेंटियल नॉर्मल, टेंजेंट के नॉर्मल में रहेगा ये। अ लिक्विड नियर द वॉल शुड बी पिल अप अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री। अब जो लिक्विड है जो वॉल के पास में है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, सॉलिड बाउंड्री से क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से तो ये सॉलिड बाउंड्री के ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ओके। दैट द टेंजेंट 80 टू द, अब क्या होगा, यहीं से आपका टेंजेंट 80 ड्रॉ करेंगे, यहीं से हम क्या ड्रॉ करेंगे, आपका टेंजेंट
AT टू द सरफेस परपेंडिकुलर AR। अब ये जो AT है वो किसके सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा? AR के। मतलब समझ लीजिए आपका AR ऐसे जा रहा है तो ये जो टेंजेंट आएगा ये उसके परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया परपेंडिकुलर, देखिए क्लियर नाउ। दोस्त दिस मेक द मेनिस्कस कनकेव। इसी के कारण हमारा जो मेनिस्कस है वो क्या बनेगा बच्चों? कनकेव बनेगा। ऑब्जर्व सच लिक्विड वेट दैट सॉलिड सरफेस। आपको ऐसे लिक्विड्स को ऑब्जर्व करना है और जो रिजल्ट आता है वो बताना है सॉलिड सरफेस पे क्या क्या आता है। नाउ कॉन्वेक्स मेनिस्कस ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब जो आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है। जैसा कि हमने 19 पॉइंट बी अभी फिगर हम देखने वाले हैं 19 पॉइंट बी, उसमें आपको क्या दिखाया जाएगा कि जो ऑब्ट्यूस एंगल है कॉन्टैक्ट का बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड मर्क्यूरी इन अ ग्लास। अब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट आपका दिखाया जाएगा वो किसके लिए दिखाया जाएगा? सॉलिड मर्क्यूरी और ग्लास बॉटल के बीच में। कंसीडर अ मॉलिक्यूल्स ए ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड। आपको क्या करना है कि आपका जो मॉलिक्यूल ए है वो कहाँ पे है? सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है मुझे? सबसे पहले दिस इज माई मॉलिक्यूल ए नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर। मेरा मॉलिक्यूल ए कहाँ पे है? वॉल ऑफ द कंटेनर के पास में है। कहाँ है ये? नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस बोथ कोहेसिव एज वेल एज एडहेसिव फोर्स। अब ये जो मेरा मॉलिक्यूल है इसके ऊपर दोनों फोर्स लग रहे हैं, कोहेसिव फोर्स भी लग रहा है और एडहेसिव फोर्स भी लग रहा है। इन दिस केस ऑल्सो नेट एडहेसिव फोर्स AP एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स A इज हॉरिजेंटल। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो आपका AP है ये नेट एडहेसिव फोर्स है जो मॉलिक्यूल A के ऊपर लग रहा है और ये कैसे लग रहा है? हॉरिजेंटली लग रहा है। कैसे लग रहा है? इट्स अप्लाइंग ऑन हॉरिजेंटली। ये हॉरिजेंटली लग रहा है। नाउ अ मॉलिक्यूल इज हॉरिजेंटल सिंस द वॉल इज वर्टिकल। अब मॉलिक्यूल तो हॉरिजेंटल है लेकिन आपका जो वॉल है वो कैसा है बच्चों? वर्टिकल है। मैग्नीट्यूड ऑफ द कोहेसिव फोर्स। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स लगेगा सो लार्ज एज द नेट फोर्स ऑफ AR। अब यहाँ का आपका जो कोहेसिव फोर्स है वो नेट फोर्स AR से बड़ा होगा। मीन्स द कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन लार्जर देन AR, नेट फोर्स ऑफ AR डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड। अब ये जो आपका लिक्विड AR फोर्स है वो कहाँ पे डायरेक्टेड होगा? लिक्विड की तरफ। इट्स डायरेक्टेड इनसाइड टू द लिक्विड। AR इज डायरेक्टेड इनसाइड द लिक्विड। आप लोग को ये याद रखना है। अगर मैं इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी की बात करूं लिक्विड की, द नेट फोर्स AR इज एक्टिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो नेट फोर्स है AR ये कहां से एक्ट हो रहा है? वॉल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स से एक्ट हो रहा है। A मस्ट बी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस एट ऑल पॉइंट। A क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए लिक्विड सरफेस से ऑल पॉइंट पे। आपका A क्या होना चाहिए बच्चों? नॉर्मल होना चाहिए। ओके, द लिक्विड नियर द वॉल शुड बी। अब जो लिक्विड है वॉल के आजू बाजू में उसे कैसा होना चाहिए? क्रिप इनसाइड अगेंस्ट द सॉलिड बाउंड्री। वो सिकुड़ के अंदर जाना चाहिए, यानी इट्स क्रिप इनसाइड द सॉलिड बाउंड्री। जो भी आपका मॉलिक्यूल या लिक्विड पार्टिकल्स हैं सॉलिड के पास में, सॉलिड बाउंड्री के पास में, वो क्रिप होके क्या होंगे? सिकुड़ के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। दिस मेक द मेनिस्कस कॉन्वेक्स। ये आपके मेनिस्कस को कैसा बना देता है बच्चों? कॉन्वेक्स बना देता है। सो दैट इट्स टेंजेंट AT इज नॉर्मल टू AR। अब इसमें जो टेंजेंट आपका AT मिल रहा है वो नॉर्मल किसके रहेगा? AR के रहेगा। उस केस में जो आपका टेंजेंट था वो AR को ही नॉर्मल था, लेकिन AR उस केस में कैसा था? इनसाइड द लिक्विड था। इस केस में AR इनसाइड द, उस केस में आपका जो AR था वो इनसाइड द लिक्विड था और टेंजेंटियल आपका नॉर्मल के ही परपेंडिकुलर था। यहाँ पे AR जो है वो इनसाइड द लिक्विड है और अगेंस्ट यहाँ पे टेंजेंट उसको परपेंडिकुलर है। ओके, ऑब्वियसली सच लिक्विड डू नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। इसीलिए ये लिक्विड कभी भी सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करते। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का 3rd पार्ट जल्द ही आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।